नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। घर का अखबार होने के बड़े फायदे होते हैं। जब चाहो जो चाहो लिख डालो, बिना किसी पाबंदी के लिख डालो। ना भाषा की मर्यादा पर ध्यान देने की जरूरत है, ना विषय तय करने को लेकर माथापच्ची होती है। बस जो मन की भड़ास है उसे निकालने का एक बढ़िया तरीका है घर का अखबार। आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ शिवसेना के अपने घरेलू अखबार सामना की ही बात कर रही हूँ। इस अखबार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए ही किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर फिल्म स्टार कंगना रनौत तक सबको एक नफरत भरे सुर में उखाड़ देने की धमकी, औकात दिखाने की वाहियात बातें, यही सब निकलता है संजय राउत की कलम से। हाल ही में उन्होंने सामना में ही यहां तक लिख डाला था कि बीजेपी के शासनकाल में तो रूस की तरह देश के टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही नहीं, सामना में ही संजय राउत ने देश की सर्वोच्च अदालत पर भी बेतुकी बातें लिखी थी। संजय राउत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में अपना कर्तव्य भूल गया और सुप्रीम कोर्ट अब कई मामलों में ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत के बारे में ऐसी बेतुकी बातें करने में वो ये भी भूल जाते हैं कि वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो एक संवैधानिक पद पर हैं। वैसे संजय राउत की समस्या यह है कि जोश में वो होश खो बैठते हैं और फिर वो जो बिना सिर पैर की बातें सामना में लिखते हैं उसमें दूर दूर तक उनका कोई सानी नहीं। अब देखिए, जैसे ही पत्नी वर्षा राउत को ईडी का सम्मन मिला वैसे ही वो बौराए घूम रहे हैं। पूरी तरह से ऐसे बौखला गए हैं जैसे कि किसी ने उनकी दुम पर पैर रख दिया हो। पहले तो मियां संजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर देश की जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर अपनी भड़ास निकाली और फिर जब मन नहीं भरा तो रही सही कसर सामना में आरोपों से भरा एक पूरा लेख लिखकर पूरी कर ली। वैसे भी उनकी कलम से फूल तो झड़ते नहीं है। सामना में लिखे अपने लेख में भी मियां संजय ने यही कारनामा किया। बीजेपी से तो आजकल उनकी आटा मांझी सटकली हो गई है। इसी वजह से ताजा आर्टिकल में संजय राउत ने बीजेपी और उसके नेताओं को पानी पी पी कर कोसा है। कई आरोप उदाहरण दे देकर लगाए हैं और सवालों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी से एक के बाद एक करके कई सवाल पूछे हैं। बौखलाए संजय राउत ने बीजेपी नेताओं से सवाल किया है कि क्या देश में सिर्फ बीजेपी वाले ही रोज गंगा स्नान करते हैं और बाकी लोग गटर में स्नान करते हैं? क्या ऐसा है? ये संजय राउत ने अपने लेख में सवाल पूछा है। दरअसल इस सवाल की आड़ में संजय राउत ये बताना चाहते हैं कि अगर उनकी कमीज पर दाग है तो बीजेपी के 120 नेताओं की कमीज भी तो कोई धुली हुई नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर भी तो भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। याद है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्साए संजय राउत ने दावा किया था कि उनके पास तो बीजेपी के 120 नेताओं के काले कारनामों की पूरी फाइल है। अब सवाल यही कि भाऊ, ये फाइलें क्या आपने बीजेपी के साथ कोई डील करने के लिए संभाल कर रखी है? अगर ऐसी फाइलें हैं तो बिना देर के इन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रख दीजिए। अब और किस बात का इंतजार कर रहे हैं संजय राउत? धमकी देने से अब बात नहीं बनने वाली। आगे संजय राउत इस लेख में लिखते हैं कि कर करा के साफ सुथरा बने रहने वालों की हम औलाद नहीं है। जो किया है उसकी जिम्मेदारी भी लेने के लिए हम तैयार हैं। इसका सबसे उत्तम उदाहरण है बाबरी का विध्वंस। बिल्कुल सही लिखा है संजय राउत ने इस लेख में। वो जिस पार्टी के सांसद हैं उस पार्टी की नींव पूजनीय बाला साहब ठाकरे ने रखी थी। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि बाबरी मस्जिद ढांचे को शिव सैनिकों ने ही गिराया था। पर अब संजय राउत बताएं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के पूरे मामले को कोर्ट तक घसीटा, जिसके नेता कपिल सिब्बल इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी करते रहे, आज महाराष्ट्र में शिवसेना उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार कैसे चला रही है? अयोध्या में राम मंदिर बनते देखने का जो ख्वाब पूजनीय बाला साहब ठाकरे ने देखा था, आज उस राम मंदिर के विरोधियों के साथ सरकार बनाकर शिवसेना क्या वाकई पूजनीय बाला साहब ठाकरे के संस्कारों और विरासत को आगे बढ़ा रही है? क्या सत्ता के लालच में अंधे हुए उद्धव ठाकरे ने पूजनीय बाला साहब ठाकरे के संस्कारों और विचारधारा को ताक पर नहीं रख दिया? जब अपनी विचारधारा के साथ इतना बड़ा धोखा शिवसेना कर सकती है तो वो आज किस तरह से ये दावा कर सकती है कि उनका दामन गंगा की तरह साफ सुथरा है? यही वो संजय राउत हैं जो ये कहते थे कि
शिव सैनिकों ने 17 मिनट में बाबरी ढांचे को गिरा दिया था और मोदी सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला सालों में नहीं कर पा रही है। अब यही संजय राउत राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस की शान में कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। कम से कम बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले संजय राउत को अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देख लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इसी आर्टिकल में संजय राउत ने एकनाथ खड़से का नाम लेकर भी बीजेपी पर बदले की भावना से ईडी को उनके पीछे लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि बीजेपी छोड़ते ही एकनाथ खड़से को ईडी का नोटिस भेजा गया था, तो क्या ये संविधान के दायरे में रहते हुए किया गया कार्य है? गौरतलब है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर और दलित नेता एकनाथ खड़से बीजेपी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के दौरान 2016 में जब वो राजस्व मंत्री थे, तब उन पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। उन्होंने पुणे MIDC की जमीन को 2 लाख रुपए में खरीद कर उसे 7 करोड़ में बेच दिया था। ईडी के मुताबिक बाद में ये पैसा उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी फर्मों को ट्रांसफर किया गया था। ये मामला तब से ही चला आ रहा है, यानी 4 साल से चला आ रहा है। उसी जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। खड़से के ऊपर दाऊद से रिश्ते के साथ साथ कई और आरोप भी लगे थे। तब बीजेपी आला कमान ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राजस्व मंत्री के पद से हटा दिया था। उसी के बाद से वो पार्टी में हाशिए पर चले गए थे और फिर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। मजेदार तो यह है कि इस मामले में भी संजय राउत की पत्नी की तरह एकनाथ खड़से की पत्नी ही केंद्र में है। खड़से भी यही कहते आ रहे हैं कि ये जमीन तो उनकी पत्नी ने खरीदी थी, उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है, और अब बीजेपी उन्हें एनसीपी में शामिल होने के लिए ईडी के जरिए परेशान कर रही है। और इसी बात का ढोल संजय राउत अपने सामना के इस लेख में भी पीट रहे हैं। बीजेपी के प्रति संजय राउत बदले की भावना से इतने भरे हुए हैं कि उन्हें एकनाथ खड़से पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप नजर ही नहीं आ रहे हैं। वैसे समझ में ये नहीं आता कि ना तो ये नेता बड़े बड़े कारोबारी हैं, ना किसी कंपनी के CEO, और ना तो इनकी पत्नियां भी किसी तरह का कारोबार करती हैं, पर फिर भी ये करोड़ों की जमीन भी खरीद लेती हैं और लाखों रुपए इनके खातों में खुद ब खुद कोई ना कोई ट्रांसफर भी कर देता है। लालू प्रसाद यादव को लेकर भी ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने इसी लेख में बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। तो संजय राउत को यह भी बता दें कि भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए ढकारने वाले लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के साथ शिवसेना महाराष्ट्र में क्या कर रही है? किस डील के तहत बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन बना और किस लिए कांग्रेस को जमीनी आधार ना होने के बावजूद आरजेडी को 70 सीटें देने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये तो संजय राउत को जान लेना चाहिए ना। अब जब वो भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टियों के साथ जुड़ ही गए हैं, तो उनके बही खाते भी खंगालने चाहिए। कांग्रेस की मेहरबानी से ही तो यूपीए के समय लालू इन आरोपों के बावजूद खुले में घूमते रहे, और तो और झारखंड में जेल में होने के बावजूद बड़े मजे की जिंदगी लालू प्रसाद किसकी मेहरबानी पर गुजार रहे हैं। संजय राउत को अपनी सोच का दायरा दरअसल थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। महाराष्ट्र से बाहर के राजनीतिक समीकरण में चल रहे नफे नुकसान के कारोबार को भी समझने की जरूरत है। कुएं के मेंढक बनने की बजाय राजनीति के समंदर को समझने की जरूरत है। और आज जिस कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो सरकार बनाए बैठे हैं, उनके इतिहास को भी याद रखने की जरूरत है। यूपीए की सहयोगी लगभग 11 पार्टियों के नेताओं के इतिहास खंगाल कर देख ले, सभी के सारे काले कच्चे चिट्ठे उन्हें मिल जाएंगे। कितनों पर भ्रष्टाचार के आरोप है और कितने गंगा नहाकर आए हैं और कितने गटर से नहाकर बाहर आकर साफ सुथरे बन गए हैं। ये सारी हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। पता नहीं इतनी आधी अधूरी जानकारी के साथ कैसे संजय राउत सामना में लेख लिखने बैठ जाते हैं। बीजेपी पर निशाना साधना है तो कम से कम अपने ज्ञान को तो बढ़ा ले। पार्टी क्षेत्रीय है तो क्या हुआ, ज्ञान तो किसी क्षेत्र के दायरे का मोहताज नहीं होता। इतनी बौखलाहट आखिर किस लिए है? पत्नी को ईडी का सम्मान मिलते ही इतने क्यों बिफर गए हैं संजय राउत? ये भी मत भूलिए कि जिस ईडी और सीबीआई को संजय राउत केंद्र की कठपुतली बताते फिर रहे हैं, उसी सीबीआई को कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान ही पिंजरे का तोता बोला था देश के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर करोड़ों के पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत की पत्नी को
जांच के लिए सम्मन भेजा गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि घर की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। तो वो बता दें कि जब वो फिल्म स्टार कंगना रनौत को अनाप शनाप बोलकर अमर्यादित टीका टिप्पणियां करते हैं तो क्या बाहर काम करने वाली यानी प्रोफेशनल महिलाएं अपमान करने के लिए होती हैं? उन्हें तो नौटी तक कह देते हैं संजय राउत, और जब खुद की पत्नी पर आंच आई तो महिला सम्मान का राग अलापते फिर रहे हैं। अब अगर लाखों का ट्रांजैक्शन उनकी पत्नी के खाते में हुआ है तो पूछताछ तो ईडी को करनी ही पड़ेगी। इस मामले को उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की साजिश से आप कैसे जोड़ सकते हैं? ना बीजेपी को उद्धव ठाकरे सरकार गिराने के लिए ईडी की जरूरत है, ना किसी मुहूर्त की जरूरत है। खुद अपने कारनामों की बदौलत ही महाविकास अघाड़ी में मतभेद खड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेता सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्व बंधु रॉय ने भी सोनिया गांधी से यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ शिवसेना में भी फूट पड़ चुकी है। बीजेपी का दावा है कि शिवसेना के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो संजय राउत खुद ही हिसाब लगा लें कि क्या होने वाला है। वैसे भी संजय राउत की नजर तो बड़ी पैनी है। वो तो दावा करते हैं कि अगले 25 साल तक बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाली नहीं है। तो चलिए यही बता दें कि उनकी पार्टी में कितने लोग परम पूजनीय बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व वाली विचारधारा के साथ हैं और कितने सेकुलर लिबरल जामा पहनने वाले उद्धव ठाकरे के साथ हैं। ना बीजेपी में शामिल होते ही कोई शुद्ध हो जाता है, ना ही चुनाव के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर कोई गंगा नहा आता है, और ना ही कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लेने से कोई सेकुलर और लिबरल बन जाता है। ऐसे में अजीबोगरीब दलीलें देने वाले संजय राउत की ये हरकतें शिवसेना के लिए भस्मासुर साबित होने वाली हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।